नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एसजे सोनम, जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है ननंद के आने के बाद। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, वीडियो को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोहन अपने ऑफिस में था, तभी उसकी छोटी बहन नीतू रोते हुए फ़ोन करती। भैया जल्दी घर आ जाइए। रोहन ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ बहना, तू रो क्यों रही है? नीतू ने बताया, माँ का स्वास्थ्य अचानक से बहुत खराब हो गया है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया हुआ है। यही सुनकर तो रोहन बहुत घबरा जाता और वही अपने घर जाता और अपनी पत्नी से कहता, जल्दी सामान पैक करो, हमें अभी के अभी गांव जाना है। कविता कहती, ऐसा क्या हो गया कि हमें अभी गांव जाना है? रोहन कविता को सब कुछ बता देता और कविता और रोहन अपना सामान पैक करते और गांव के लिए निकल जाते। रोहन गांव पहुंच चुका था और वही वहां से सीधा अपनी मां को देखने अस्पताल जाता। हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर कहते हैं, रोहन अब आपकी मां के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। यह सुनकर रोहन की आंखों में आंसू आ जाते और वह अपनी मां के पास जाता और कहता है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। तब रोहन की मां ने कहा, बेटा मैं सब जानती हूँ कि अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे कोई चिंता नहीं, बस चिंता है तो तेरी छोटी बहन की। अब उसका तुम दोनों के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे वचन दे कि तुम दोनों उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखोगे, उसे मेरी कमी नहीं होने दोगे। रोहन अपनी माँ को वचन देता है, हम दोनों नीतू का ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे, उसे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। आप नीतू की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अपनी बेटी और बहू के मुंह से ये बातें सुनकर रोहन की माँ तो निश्चित हो जाती और उनकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती, जैसे वह अपने बेटे और बहू का आने का इंतजार ही कर रहे थे। रोहन 13 दिन तक गांव में ही रुका। उसे अपनी माँ के जाने का बहुत गम था। उसकी पत्नी कविता भी बहुत दुखी थी। एक दिन वह रोहन से कहती, रोहन अब इस घर में और रुका नहीं जाता। माँ जी की बहुत याद आती है और मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि तुम्हें भी माँ की कितनी याद आती होगी। लेकिन सच तो यह है रोहन कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। इंसान तो चले जाते हैं पर यह जिंदगी तो जीनी ही पड़ती है। और हम इस गांव में कितने दिन रह सकते हैं? अब हमें शहर वापस जाना चाहिए। रोहन कहता, तुम सही कह रही हो, हमें शहर वापस जाना चाहिए। तुम हमारा सामान पैक कर लो और मैं नीतू से कह देता हूँ, वह भी अपना सामान पैक कर लेगी। तब कविता कहती है, नीतू को सामान पैक करने की क्या ज़रूरत है? रोहन ने कहा, भाई अकेले गांव में क्या करेगी और इस गांव में उसका है कौन? हमारे साथ नहीं जाएगी तो कहाँ रहेगी? और अब इस हालत में उसे हमारी ज़रूरत है। हमारे साथ रहेगी तो उसका मन लगेगा। कविता कहती, लेकिन रोहन नीतू तो शुरू से गांव में रही है, अब उसका मन शहर में नहीं रखेगा। तब रोहन कहता, क्या बात कर रही हो तुम भी तो शादी के पहले गांव में ही रहती थी और मुझसे शादी करने के बाद शहर में रहने लगी। धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख गई तो वही क्यों नहीं सीखेगी? और अभी तो उसने इंटर भी पास कर ली है, उसका हमें एडमिशन भी तो कॉलेज में कराना होगा। वह अपनी आगे की पढ़ाई अब शहर से ही करेगी। कविता नीतू को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए बहुत से प्रयास करती रोहन नीतू को अपने साथ लेकर ना जाए। और वही कहती, रोहन ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों शहर में रहें और नीतू को पैसे भेजते रहेंगे, वही अपनी पढ़ाई कर रहेगी। अब रोहन गुस्से में कविता से कहता, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं अपनी बहन को इस मुश्किल घड़ी में अकेला छोड़कर चला जाऊं? वही मेरी छोटी बहन है और मैं उसे अपने साथ लेकर जरूर जाऊंगा। यदि तुम मेरी बहन के साथ नहीं रह सकती तो तुम यहाँ पर जरूर रह सकती हो, लेकिन मेरी बहन तो मेरे साथ जरूर जाएगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरीके का व्यवहार करोगी। मुझे लगा कि माँ के जाने के बाद नीतू को तुम माँ का प्यार दोगी, लेकिन नहीं, तुम तो उसे अपने साथ लेकर भी नहीं जाना चाहती। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। तब कविता कहती, रोहन तुम मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन रोहन कविता की नहीं सुनता और वह अपनी बहन के कमरे में जाता
और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता, बहना अब सामान पैक कर लो, हम कर ही शहर चलेंगे। नीतू अपने भैया के गले रखती और कहती, भैया माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? रोहन ने कहा, होने को कौन टाल सकता है मेरी बहना, लेकिन अब हमें आगे की जिंदगी तो जीनी है ना, और तू थोड़ी ना अकेली है, और तुझे इस भाई के होते हुए कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तू चिंता मत कर, अपना सामान पैक कर, हम शहर चलेंगे और तू आगे की पढ़ाई वहीं से करेगी। जानती है ना माँ क्या कहती थी कि तुझे पढ़कर अपने पैरों पर खड़ा होना है, तुझे एक कामयाब इंसान बनना है, तुझे माँ का सपना पूरा करना है, जिसके लिए तुझे अपनी पढ़ाई मन लगाकर करनी होगी, और माँ का आशीर्वाद तो तेरे साथ हमेशा ही है। कविता अपना और रोहन का सामान पैक करती और वहाँ नीतू अपना सामान पैक कर चुकी थी। दूसरे दिन तीनों शहर चले जाते। कविता का व्यवहार अभी भी नीतू के प्रति बतरा नहीं था। वह उसकी किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दे रही थी। यही सब कुछ रोहन भी देख रहा था और घर जाने के बाद रोहन ने कविता से कह दिया, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा व्यवहार नीतू के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, जितनी जल्दी हो सके तुम अपना व्यवहार बदल लो। मेरी बहन बहुत भोली है, तुम उसे प्यार दोगी तो प्यार ही पाओगी। अब आगे देखते हैं कविता का व्यवहार नीतू के प्रति बदला या नहीं। रोहन कविता से कहकर अपनी बहन नीतू के कमरे में चला जाता और कहता, बहना तुझे कोई परेशानी तो नहीं है ना? नीतू ने कहा, नहीं भैया मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाभी मेरे यहाँ आने से खुश नहीं है। क्या उन्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं रखा? तब रोहन ने कहा, अरे पगली क्या कहती है तू? तेरी भाभी तो तेरे यहाँ आने से बहुत खुश है, और यदि भाई खुश नहीं भी होंगी तो मेरी बहन इतनी अच्छी है कि बहुत जल्द अपने अच्छे व्यवहार से अपनी भाभी का दिल जीत लेगी, है ना? नीतू सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती। जहाँ रोहन अपनी बहन का दिल बहलाने की कोशिश कर रहा था, वहीं कविता अपनी सहेली से बात कर रही थी। कह रही थी कि रोहन के कारण उस आफत को घर पर लेकर आना पड़ा, और रोहन अभी मुझसे कह कर गए हैं कि मुझे उनकी बहन के प्रति अपना व्यवहार बदल लेना चाहिए। यार कैसे बदलूं अपना व्यवहार? अब बहे यहाँ पर आई है तो खर्च तो हमारा ही होगा ना, और ऊपर से महारानी की भी सेवा करो। आए हुए एक दिन नहीं हुआ और उसकी वजह से मेरी और रोहन की लड़ाई होने लगी है। तब कविता की सहेली कहती, क्यों तू उसकी वजह से अपना रोहन का रिश्ता खराब कर रही है? तब कविता कहती, तो क्या करूं? कविता की सहेली ने सलाह दी, तू रोहन के सामने तो उससे अच्छा व्यवहार किया कर, और जब रोहन घर पर नहीं हो तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करना कि वह खुद ब खुद इस घर से जाने के लिए कह दे, जिससे तेरे और रोहन के रिश्ते पर भी फर्क नहीं पड़ेगा और वही महारानी घर से भी चली जाएगी। तब कविता कहती, तू सही कह रही है, मुझे ऐसा ही करना होगा। और कविता रोहन के सामने नीतू से बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन जब रोहन ऑफिस जाता तो वह नीतू से पूरे घर का काम कराती और उसे घर पर अपनी पढ़ाई भी करने नहीं देती। वह तो नीतू को कॉलेज भी भेजने नहीं चाहती थी, लेकिन रोहन के कारण उसे मजबूरी में कॉलेज भेजना पड़ता था। लेकिन कॉलेज के आने के बाद कविता नीतू से कहती, रसोई घर में जूठे बर्तन रखे हुए हैं, जाकर उन्हें पहले साफ करो, और हाँ बात में झाड़ू पोछा और कपड़े भी बाकी हैं, उन्हें भी कर लेना, और मैंने तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया है, खुद बना लेना और खा लेना, लेकिन खाना खाने के पहले सब काम कर लेना, वरना जानती हो ना मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारा कॉलेज भी बंद करा दूंगी। जब नीतू कॉलेज से आकर पूरा काम करती थी तब जाकर उसे खाना मिलता था। इसी तरह पूरा एक महीना निकल गया और रोहन आज कविता से कहता, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बहन को अपनी छोटी बहन की तरह ही मानती हो, तुम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो। शुरू शुरू में मुझे लगा कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा था ना कि तुम मेरी बहन को प्यार दोगी तो प्यार ही पाओगी। जिसे सुनकर कविता के चेहरे पर झूठी मुस्कान आ जाती और मन में कहती, मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब यह आफत इस घर से जाएगी। इतना परेशान करती हूँ इसे, फिर भी अभी तक इसने नहीं कहा कि मुझे यह घर छोड़कर जाना है। तभी रोहन कहता, अरे मैं तो
तुम्हें बताना ही भूल गया, 15 दिन के लिए मुझे दूसरे शहर जाना होगा ऑफिस के काम के लिए। तो तुम अपना और नीतू का अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, कल सुबह ही मैं चला जाऊंगा। तब कविता कहती, अचानक से? रोहन ने कहा, हाँ अचानक से जाना होगा। और कविता मन में सोचती है, यही तो मेरे पास बहुत अच्छा मौका है। नीतू को इस घर से बाहर निकालने का। इतना परेशान करूंगी उसे कि वह खुद कहेगी कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी। दूसरे दिन रोहन सुबह से ही चला जाता और नीतू जब अपने कॉलेज के लिए जाती तो कविता नीतू को रोकते हुए कहती, कहाँ जा रही हो? नीतू ने कहा, भाभी कॉलेज जा रही हूँ, टाइम हो गया है। कविता ने कहा, कोई कॉलेज नहीं जाना है, और कॉलेज जाओगी तो घर के काम कौन करेगा? पहले घर के सारे काम करो। नीतू ने कहा, भाभी मैंने नाश्ता बना दिया है और कॉलेज से आकर मैं घर के सारे काम कर दूंगी, पर मुझे कॉलेज जाने दीजिए ना। कविता कहती, एक बार की बात समझ में नहीं आती? कहा ना कोई कॉलेज नहीं जाना है। देखो पूरे घर में कितना मकर चारे रखे हुए हैं, कभी तुम साफ सफाई पर ध्यान नहीं देती हो। आज पूरे घर की साफ सफाई करो। कविता ने नीतू के हाथ से किताबें छीनते हुए कहा और नीतू घर के कामों में लग जाती। घर के काम तो नीतू कर ही रही थी, लेकिन फिर भी कविता उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। कभी खाने में नमक ज़्यादा होता तो कभी पोछा सही से नहीं रखा होता। इसी तरह पूरे 10 दिन निकल गए और आज कविता नीतू से कहती, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ और जब तक लौट कर आऊँ तो पूरे घर के काम हो जाने चाहिए। समझ गई? नीतू ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और कविता अपनी सहेली के घर जाकर कहती, क्या करूँ इस आफत का, इतना परेशान करती हूँ मैं इसे, फिर भी वही घर वापस जाने का नाम नहीं लेती। तब कविता की सहेली कहती, यार मूड खराब करने से क्या फ़ायदा, चल हम कहीं रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हैं, और तू तो शॉपिंग करने के लिए आई है ना, तो शॉपिंग भी कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं तेरी ननद का क्या करना है। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद और शॉपिंग करने के बाद कविता शाम के 4 बजे घर वापस जाती तो देखती कि घर के बाहर रोहन की कार खड़ी हुई है। रोहन की कार देखकर कविता सोचती, क्या रोहन घर पर आ गए? लेकिन रोहन ने तो 15 दिन बाद आने को कहा था और आज तो सिर्फ 10 दिन हुए हैं। और फिर सोचती, कहीं ऐसा ना हो वह नीतू मेरी गैर मौजूदगी में रोहन को मेरे खिलाफ भड़का दे। मुझे जल्दी अंदर जाना होगा और उस नीतू को रोकना होगा। कहीं उसने बता दिया रोहन को कि मैंने नीतू के साथ कितना गलत व्यवहार किया है तो रोहन तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। और वह जल्दी से घर के अंदर जाती तो देखती रोहन नीतू से पूछता, कविता कहाँ गई है? नीतू ने कहा, भैया भाभी को कुछ जरूरी काम था इसलिए वही बाजार गई हुई हैं। तब रोहन ने पूछा, अच्छा बताओ, कहीं तुम्हारी भाभी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? भाभी के साथ सच सच बताना और किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब नीतू ने कहा, भैया भाभी तो बहुत अच्छी हैं, वह मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। रोहन कहता है, लेकिन अभी जब मैं घर आया तो मुझसे पड़ोस वाली आंटी ने कहा है कि कविता तुम्हें परेशान करती है और बात बात पर गुस्सा भी होती है और तुम्हें कॉलेज भी नहीं जाने दिया। तब नीतू कहती, नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, और भाभी तो बहुत अच्छी हैं, वही तो मुझे घर का कोई भी काम नहीं करने देती हैं। कभी कभी मुझसे गलती हो जाती है तो वह मुझे दांत जरूर देती हैं। अब माँ भी तो मुझे डांटती थी ना। अपनी ननद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कविता को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता। रोहन नीतू से कहता, अच्छा मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, जब तक तुम मेरे लिए खाना लगा देना, बहुत भूख लग रही है। नीतू ने हाँ में जवाब दिया और कविता अपनी ननद के पास जाती और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती और कहती, नीतू मैं तुम्हें अभी तक समझ ही नहीं पाई, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया, फिर भी तुमने आज रोहन से मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। तुम चाहती तो सब कुछ सच सच बता देती और रोहन मुझसे नाराज हो जाते। मैंने तो सुना है अक्सर नंदे भैया और भाभी में लड़ाई कराती हैं, लेकिन तुम तो उन सब से अलग हो। नीतू ने कहा, भाभी मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से आपको और भैया को अलग रहना पड़े, और माँ अक्सर कहती थी कि कभी भी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। और भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं भैया से कह दूँगी कि वही मुझे हॉस्टल भेज दें, मैं वहीं से अपनी पढ़ाई करूँगी। तब कविता कहती, नहीं नीतू अब तुम इसी घर में रहकर पढ़ाई करोगी और मैं तुम्हारी पढ़ाई में पूरी मदद करूँगी। यही सब कुछ पीछे खड़ा हुआ रोहन भी देख लेता और वह मन ही मन बहुत खुश होता कि देर से ही सही, लेकिन कविता को नीतू की अहमियत तो समझ में आई।
अब सच में कविता का व्यवहार नीतू के प्रति बहुत बदल चुका था और वह उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही प्यार करती थी और उसकी पढ़ाई में भी मदद कर रही थी। धीरे धीरे नीतू ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और उसकी नौकरी भी लग गई, जिसके बाद नीतू अपने भैया से कहती, भैया आज माँ बहुत खुश होंगी ना। रोहन ने आंखों में आंसू लिए कहा, हाँ बहना। तब नीतू कहती, भैया यह सब कुछ भाभी के वजह से ही पॉसिबल हुआ। भाभी ने मेरी बहुत मदद की, थैंक यू भाभी। कविता कहती है, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए कि तुम जितनी अच्छी ननंद मुझे मिली। आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी कैसी लगी? पसंद आई है तो अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब तभी तो आपको मिलेगी मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और कहानी पसंद आने पर एक लाइक तो बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।